नमस्कार। हिंदी स्टैक में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कुछ चर्चाओं में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अलग अलग संस्करणों और उनके काल विभाजन पर बात की थी। आज हम उसी ग्रंथ के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान देंगे, आदिकाल। प्रकरण 1, सामान्य परिचय। कोशिश करेंगे कि प्रकरण 1 में जो मुख्य बातें शुक्ल जी ने कही हैं वो आसानी से समझ आ जाएं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आचार्य शुक्ल जी हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते कहाँ से हैं। वो लिखते हैं, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। हाँ, तो यहाँ शुक्ल जी साफ कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य की जड़ें वो सीधे प्राकृत से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि प्राकृत का जो अंतिम विकसित रूप था, कह सकते हैं कि थोड़ा बोलचाल से प्रभावित साहित्यिक रूप, जिसे अपभ्रंश कहा गया, उससे जुड़ी हैं। जैसे उस जमाने में गाथा शब्द प्राकृत कविता के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक वैसे ही दोहा या दूहा ये अपभ्रंश काव्य की पहचान बन गया। ये तो हुई शुरुआत की बात। अब जरा इस काल की समय सीमा पर आते हैं जो शुक्ल जी ने तय की है। वो कहते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल संमत 1050 से लेकर संमत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्ल जी आदिकाल का समय लगभग 325 साल का मानते हैं। राजा भोज के समय से, यानी करीब मध्य 11वीं शताब्दी से लेकर हम्मीर देव के शासन के कुछ बाद तक, मतलब मध्य 14वीं शताब्दी तक। ठीक है। और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि उन्होंने वो जो जनश्रुतियां थीं, जैसे संवत 770 में पुष्य कवि वाली बात, उनको इतिहास में जगह नहीं दी, क्योंकि उनके हिसाब से इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं था। ये चीज उनके आप कह सकते हैं आलोचनात्मक नजरिए को भी दिखाती है। समय सीमा समझ ली। अब सवाल ये है कि इस आदिकाल के शुरुआती दौर में साहित्य था कैसा, क्या लिखा जा रहा था। शुक्ल जी इस पर भी रोशनी डालते हैं। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। यहाँ शुक्ल जी आदिकाल के बिल्कुल शुरुआती दौर की, यानी लगभग संवत 1050 से 1200 तक की एक खास बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस 150 साल के समय में साहित्य किसी एक ढर्रे पर नहीं चल रहा था। अच्छा। धर्म, नीति, प्रेम, वीरता, लगभग हर तरह के विषय थे और वो सब दोहों में कहे जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। मतलब एक ऐसा समय जब साहित्य अपनी दिशा खोज रहा था, कोई एक केंद्रीय भाव या स्टाइल हावी नहीं था उस पर। फिर इसके बाद साहित्य की दिशा में एक बड़ा बदलाव आता है, जिसका ताल्लुक बाहरी हालात से है। शुक्ल जी लिखते हैं, जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजा आश्रित कवि और चारण अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। देखिए, बाहरी आक्रमण, खासकर उत्तर पश्चिम से जो हमले हो रहे थे, उनके कारण समाज का, राजनीति का माहौल बदला और इसका असर साहित्य पर पड़ा ही। जो कवि राजाओं के दरबार में रहते थे, चारण थे, वो अब मुख्य रूप से अपने राजाओं की वीरता, उनके युद्धों, उनके पराक्रम का बखान करने लगे। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। बिल्कुल। और यही जो वीरता और शौर्य वाली काव्य परंपरा थी, उसे रासो कहा गया। और साहित्य की इसी मुख्य प्रवृत्ति को देखकर ही आचार्य शुक्ल ने फिर इस काल को वीरगाथा काल नाम देना ज्यादा सही समझा। आचार्य शुक्ल यहाँ भाषा के दो अलग अलग रूप देखते हैं साफ तौर पर। पहला रूप है अपभ्रंश का, जिसे वो प्राकृताभास हिंदी भी कहते हैं, यानी प्राकृत की झलक वाली हिंदी। पर यहाँ जरूरी बात यह है कि ये उस समय की आम बोलचाल की भाषा नहीं थी, ये एक साहित्यिक भाषा थी, काव्य की भाषा। अच्छा, साहित्यिक। हाँ, जो पुरानी काव्य परंपराओं को निभा रही थी। इसमें पुरानी व्याकरण के रूप, पुराने शब्द, पुराने छंद, ये सब इस्तेमाल होते थे। जैसे शारंगधर की वो पंक्ति है ना, चलिए वीर हम्मीर पाय भर मेणे कंपई। बिल्कुल बिल्कुल। इस पंक्ति की भाषा देखिए,
इसमें साहित्यिक अपभ्रंश की छाप साफ दिखती है। आम बोलचाल से थोड़ी अलग है ये। और भाषा का दूसरा रूप कौन सा बताया उन्होंने? दूसरा रूप था उस समय की आम बोलचाल की भाषा, जिसे शुक्ल जी देशी भाषा या बोलचाल की भाषा कहते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि साहित्यिक अपभ्रंश की परंपरा तो चली रही थी, पर उसके साथ साथ इस लोक प्रचलित भाषा में भी साहित्य रचा जा रहा था। इसका उदाहरण शायद अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में मिलता है, जैसे वो है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। हाँ, सही कहा। ये उस समय दिल्ली और आसपास जो खड़ी बोली बोली जाती थी, उसका कितना सरल, सहज और मतलब जीवंत रूप है। ये लोक मनोरंजन की, लोक व्यवहार की भाषा थी। और विद्यापति ने भी तो कुछ ऐसा ही कहा है इस देशी भाषा के बारे में। देसिल बयना सबजन मिठा, ते तेनसेन जंपाऊं अवट्ठा। हाँ, ये विद्यापति की बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो मान रहे हैं कि देसिल बयना यानी देशी जो बोलचाल की भाषा है, वो सबजन मिठा यानी सब लोगों को मीठी लगती है, अच्छी लगती है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो वैसी ही तेनसन यानी देशी भाषा मिली हुई अपभ्रंश अवहट्ठा में रचना करते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद माना कि ये अलग है और सबको अच्छी लगती है। बिल्कुल, उन्होंने खुद साहित्यिक अपभ्रंश और लोक भाषा के फर्क को पहचाना और लोक भाषा के महत्व को माना। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जो संत कवि हुए, जैसे कबीर, उनकी भाषा भी इसी लोक प्रचलित देशी भाषा वाली परंपरा के ज्यादा करीब दिखती है। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल आदिकाल के साहित्य में दो धाराएं देख रहे हैं, साथ साथ चलती हुई। एक तो पुरानी साहित्यिक अपभ्रंश वाली परंपरा, और दूसरी उस समय की जो जीवित बोलचाल की देशी भाषा थी, उसकी धारा। और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में इसी क्रम को अपनाया भी है। पहले अपभ्रंश की रचनाओं की बात की है और फिर देशी भाषा की। अब यहां से एक सवाल जरूर मन में आता है, जिस पर शायद आगे सोचना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को आखिर मुख्य रूप से किस नाम से पुकारा और उस नामकरण का आधार क्या था। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप आचार्य शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले भागों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर 10वीं से 12वीं या हिंदी BA MA की परीक्षा से जुड़े किसी भी टॉपिक पर मदद चाहिए तो hindistack.com वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। वहां हर विषय पर नोट्स मिल जाएंगे। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।